Hello everyone. So I received some requests from aspirants. They were asking about my approach of essay paper कि मैंने किस तरह से essay को approach किया था और how did I score these good marks in essay. So I decided to make a video so that it can benefit all of you. Hmm. तो अच्छा let me share something कि in my first essay mock test ओके इन 2016 जो मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट था उसमें मेरे सिर्फ 75 मार्क्स ही आए थे। ठीक है, 75 मार्क्स का मतलब बहुत बेकार मार्क्स है, तो 75 मार्क्स आर लाइक नथिंग। ओके, आई वॉज वेरी कंसर्न कि अगर 75 मार्क्स मेरे मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो फिर मेंस में कैसे मैं परफॉर्म कर पाऊँगा अच्छा। सो आई वॉज वेरी परप्लेक्स्ड। फिर व्हेन आई एनालाइज माई कॉपी और उसको जब मैंने पढ़ा अपनी कॉपी की कि मैंने लिखा क्या है आखिर, फिर आई फाउंड कि कहीं ना कहीं ऐसे की अंडरस्टैंडिंग मुझे है नहीं। और फिर मतलब जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऐसे की, क्योंकि अगर आपके मार्क्स इतने बेकार आ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो फंडामेंटल प्रॉब्लम थी कि ऐसे की मुझे अंडरस्टैंडिंग थी नहीं कि व्हाट एन एफ इज़ एंड व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ एन एफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिसिंग थी। सो आई डिसाइडेड कि टेस्ट तो मैं बाद में लिखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मुझे समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसे है क्या। सो आई डिड लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेट। फिर रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि ऐसे इज समथिंग विच इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, इन डेप्थ एंड वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, ऑफ अ टॉपिक की एक डेफिनेशन जो मैंने बनाई थी। ठीक है, मतलब दिस डेफिनेशन आई इनग्रेन्ड इन माई माइंड कि ये यही मुझे ध्यान में रखना है, किसी भी ऐसे को अगर मैं अप्रोच करूँगा तो इसी डेफिनेशन के बेसिस पे अप्रोच करूँगा। तो ये चीज़ मैंने चेंज की अपने अप्रोच में। और उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस की। ठीक है, दो चीज़ें हैं दैट आई इनकलकेटेड इन माई प्रिपरेशन, और उसकी वजह से मेरे मार्क्स में फिर जो जंप हुआ वो यू कैन सी। तो लेट्स अंडरस्टैंड this these three keywords which are very important for any aspirant who is trying to maximize score in essay paper. ठीक है, तो फर्स्ट कीवर्ड है मतलब कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का आखिर मतलब क्या है? ठीक है, तो देखो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि जब भी आप किसी ऐसे टॉपिक को लिख रहे हो उसको आपको बहुत एक्सटेंसिवली कवर करना है। ठीक है, एक्सटेंसिवली का मतलब ये है कि आपका आपके ऐसे का जो स्कोप है उसको एक्सपेंसिव रखना है, मतलब उसको लिमिटेड नहीं करना है। अगर आपने अपने स्कोप को लिमिटेड कर दिया तो फिर एग्जामिनर को फिर मज़ा नहीं आएगा, आपको कम मार्क्स मिलेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब या बाकी जो कीवर्ड्स हैं उनको उन सब का मतलब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एक ऐसे टॉपिक है कि फ्रीडम बिगिंस वेयर फियर एंड्स। ठीक है, अब इस टॉपिक को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। समझने के लिए हमें हमें तीन जो कीवर्ड्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान में रखना है कि जब भी हम टॉपिक को समझ रहे हैं, मतलब उसको जब लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तीन कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है ताकि हम अपने ऐसे का बेटर फ्रेमवर्क बना सकें और बेटर तरीके से उसको पेपर पे उतार सकें। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। अब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि आपकी जो भी चीज़ें विजिबल है, आपको दिख रहा है, उसको अच्छे से आपको कवर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, फ्रीडम है और फियर है। अब इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से डील करना है, इनको इनको समझाओ, एग्जामिनर को बताओ कि व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टू कीवर्ड्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीडम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फियर। इनके इनके ओरिजिन्स क्या हैं। ठीक है, वाई डू दे अराइज, और उनके डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, फ्रीडम के मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, फियर के मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं। ठीक है, इससे एग्जामिनर को कन्वे होगा कि आप जो टॉपिक है उसको बहुत डीपली, उसको आप एक्सटेंसिवली डील करने वाले हो उसके साथ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है तो। ठीक है, आपने दोनों कीवर्ड्स को एक्सप्लोर कर लिया अच्छे तरीके से डीपर लेवल पे। अब क्या है कि आप उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसको एक्सप्लोर करो कि भाई उनके बीच में क्या रिलेशन है, फियर और फ्रीडम के बीच में, कि जब फियर ख़त्म होता है तो फ्रीडम की बिगिनिंग होती है ना। इसको एक्सप्लोर करो, इसके बारे में आप उसको बताओ एग्जामिनर को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कवर मतलब कन्वे करो। फिर उसके बाद आता है कि जो आपकी सेंट्रल थीम है, फ्रीडम बिगिंस वेयर फियर एंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
और एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आपने इसको एडुकेट वेटेज दिया है। और ये वेटेज जो है सेंट्रल थीम का जो ऐसे में गिवन है, उसको लेट्स से उसको अच्छे से डील करना, मतलब उसको वेटेज काफ़ी देना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको सिर्फ 2 पेज, 2 या 3 पेज में ही उसको ख़त्म कर देते हैं और उनका ऐसे बहुत छोटा हो जाता है। ये नहीं करना है। ये सेंट्रल थीम है, इसको आपको वेटेज देना पड़ेगा, 40, 50, 60% इसको वेटेज देना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट 50% मान के चलो। कई बार अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो 40% हो सकता है इन सम केसेस डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। लेकिन जो रेंज है इसका 40 to 60 इसको रखो। ऑलमोस्ट 50% तो उसको वेटेज देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि अब जब आप इसको 50% वेटेज देने वाले हो तो इसको आपको कॉम्प्रिहेंसिवली इसको भी कवर करो। ये जो सेंट्रल थीम है उसको आप एक्सप्लोर करो इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एट वेरियस लेवल्स, कि we as humans, we don't have any singular role. We have multiple roles to play and we play multiple roles during our lives. ओके, तो ये रोल्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से लेवल्स होते हैं, आप उनको करेक्ट करो, सेंट्रल थीम को उन सारे एस्पेक्ट से कवर करो, उन सारे स्फीयर से, उन सारे रोल से कवर करने की कोशिश करो। जैसे कि मान के चलो कि इंडिविजुअल लेवल हो गया, फैमिली एक लेवल हो गया, फैमिली एक रोल है, एक सोसाइटल रोल है, एक नेशनल रोल है, इंटरनेशनल, फिर मार्केट है, और फिर पावर डायनेमिक्स है, पावर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। एक डायलेक्टिक्स वाला एस्पेक्ट है लाइफ का, जहाँ पे हम वी सीक ट्रुथ। ठीक है। जहाँ पे डायलेक्टिकल चीज़ें मूव करती है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग डीपर मीनिंग्स ऑफ लाइफ एंड अदर थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, मतलब ये बेसिकली फिलोसफिकल एक एंगल हो गया ये। ठीक है। एंटरटेनमेंट वाला एक रोल है, वी ऑल्सो रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इन लाइफ। ठीक है। ऐसे और भी डायमेंशंस हैं, और भी एस्पेक्ट्स हैं, और भी रोल्स हैं, और भी स्फीयर्स हैं लाइफ के, जो यू कैन एक्सप्लोर, आप उनको लिख सकते हो विद एग्जाम्पल्स। ठीक है। ये है, आपको ये सारे रोल्स दिखाने हैं, ऐसे में लिखना है, क्योंकि सेंट्रल थीम में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना है उसको। उसके लिए आपको ये सारे रोल्स एक्सप्लोर करने चाहिए। उसके बाद और भी डायमेंशंस हैं, और भी एस्पेक्ट है, क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को कवर कर रहे हैं। हमने सेंट्रल थीम को हमने अच्छे से एड्रेस कर दिया। उसके बाद देखो, हु कैन अचीव फ्रीडम। ठीक है। इस डायमेंशन को आप कवर कर सकते हो, इनफैक्ट करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज़ रेलिवेंस ऑफ फ्रीडम एंड ओवरकमिंग फियर्स, मतलब उसका एक सिग्निफिकेंस है। अगर हम सब लोग फियर में रहेंगे तो फिर बड़ी चीज़ें फिर अचीव नहीं हो पाएंगी, या फिर जो चैलेंजेस हैं उनको हम इफ़ेक्टिवली काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो फ्रीडम इज़ मस्ट। ठीक है। तो फ्रीडम को रियलाइज़ करने का रेलिवेंस है, और करेंट कॉन्टेक्स्ट में और फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में भी इनका बहुत रेलिवेंस है। ठीक है। तो ये डायमेंशन को एड्रेस करो, ताकि एग्जामिनर को लगे यू हैव फोर साइट ऑल्सो, कि आप आगे का भी और करेंट की चीज़ों को भी आप कनेक्ट कर सकते हो टॉपिक से। उसके बाद आप एक नई डायमेंशन पे बात कर सकते हो, कि जैसे व्हाट हैपन्स इफ़ फियर्स ओवरकम द अर्ज ऑफ फ्रीडम। मतलब अगर अगर फियर जो है वो ओवर पावर कर जाता है, इफ़ समवन इज़ हैविंग अर्ज, उसको ओवरकम कर लेता है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है जहाँ पे आप ऐसे को एक्सप्लोर कर सकते हो। और जब आप ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होगे तो फिर ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ डायमेंशन को लिख दिया, और उसके अंदर कुछ भी लिख दिया। नहीं, दे शुड हैव सम, सम गुड सब्सटेंस। सब्सटेंस होना चाहिए उनके अंदर। ये नहीं कि आपने कुछ भी जस्ट ट्राई टू फ्रेम सम डिफरेंट डायमेंशंस, आपने उनके अंदर कुछ भी लिख दिया। नहीं, एग्जामिनर को लगना चाहिए आपके जो आर्गूमेंट्स हैं, लॉजिक्स हैं, वो मतलब यू हैव यूज प्रॉपर रीजनिंग, एंड इट शुड बी कन्विंसिंग टू द एग्जामिनर। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब देखो, इसके बाद अपना नेक्स्ट कीवर्ड है इन डेप्थ। जब आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डायमेंशंस फ्रेम कर रहे होगे तो फिर आपको कॉज एंड इफेक्ट या मैकेनिज्म्स जो हैं वो शो करना पड़ेगा, आपको बेसिकली आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है। लेट्स से कि आपने जो भी डायमेंशंस एक्सप्लोर की है, कि व्हाट इज़ फियर, व्हाट इज़ फ्रीडम, व्हाट इज़ मीनिंग, व्हाट आर इट्स मैनिफेस्टेशंस। ठीक है। और उसका सेंट्रल थीम जो है, मतलब वाई एंड हाउ फ्रीडम बिगिनस व्हेन फियर एंड्स, ये हो गया। या उसके बाद जो भी डायमेंशंस हमने लिखा है उसको हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, मतलब जो एक्स्ट्रा डायमेंशंस हैं। ठीक है।
अब उनको अपन को अच्छे से कवर करना तो हमें आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है कि कॉज एंड इफेक्ट मैकेनिज्म हमें दिखानी पड़ेगी उसमें, कि इफ़ समथिंग इज़ द केस देन दिस विल लीड टू समथिंग एल्स, दैट थिंग विल लीड टू समथिंग एल्स। इस तरह से मैकेनिज्म हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर फियर है तो फियर से क्या होगा, फिर उससे क्या होगा, फिर उससे क्या होगा। ये आपको कॉज एंड इफेक्ट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। लेट्स से कि अगर फ़ियर ख़त्म हो जाता है, तो फ़ियर ख़त्म हो जाता है तो फिर फ्रीडम कैसे अनलीश हो जाती है, या फ्रीडम किस तरह से रियलाइज़ हो जाती है, आपको उसके मैकेनिज़्म को समझाना पड़ेगा। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब फ़ियर ख़त्म हो जाता है तो फिर वी लूज़ दिस कंसर्न्स ऑफ बीइंग राइट एंड रॉन्ग। सो वी मेक न्यू एफर्ट्स, वी टेक रिस्क। उसकी वजह से क्या है कि डिस्कवरीज़ होती हैं, लेट्स से। ठीक है, और ऐसा होता भी है कि अगर एडिसन अगर फियर ऑफ फेलियर रहता, हम्म, तो फिर इतनी सारी तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, फिर सक्सेस भी नहीं मिलती। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग स्फीयर्स ऑफ लाइफ में आप उसको लिख सकते हो। लेकिन आपको कॉज एंड इफेक्ट उसको दिखाना है, बेसिकली आपको ये आर्गूमेंट्स के थ्रू समझाना है। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स ही हैं जो भी डायमेंशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सिर्फ डायमेंशन लिखने से काम नहीं चलेगा, उसको आपको आर्ग्यूमेंट्स के साथ समझाना भी है। इसको हम कहते हैं इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आप कॉज एंड इफेक्ट को समझा सकते हो तो फिर आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में एक चीज़ और भी है कि जब भी आप लिख रहे हो तो वो फिर बहुत क्लियरली आपको कन्वे करना पड़ेगा आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, और वो क्लैरिटी अगर आप कन्वे नहीं कर पा रहे हो एग्जामिनर को, तो फिर आपके जो आर्गुमेंट है उसकी डेप्थ वो समझ नहीं पाएगा और अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप जो भी लिख रहे हो ना, बहुत कंसाइज तरीके से लिखो, कंसाइज वे में लिखो, ताकि क्लैरिटी कन्वे हो। और जब भी अगर आप कंसाइज तरीके से नहीं नहीं लिखोगे, वो क्लैरिटी मिसिंग हो जाएगी फिर, इसका ध्यान रखो। दूसरी चीज़ ये है कि आर्गुमेंट्स के बाद हमेशा कोशिश करो कि एग्जांपल्स आप दो। बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स 70s 80s 90s में रह जाते हैं। उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि वो लोग एग्जांपल नहीं देते हैं, आर्गुमेंट्स तो लिख देते हैं कुछ भी। कई बार क्या एग्जामिनर अगर जल्दबाजी में है तो फिर वो सिर्फ एग्जांपल पढ़ के ही समझ जाता है कि आपके आर्गुमेंट्स क्या हैं। ठीक है, इसीलिए एग्जांपल आपको हमेशा देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वेल राउंडेड। अब देखो इस कीवर्ड का मतलब क्या है। जब आप ऐसे को एक्सप्लोर कर रहे हो कॉम्प्रिहेंसिवली इन डेप्थ तरीके से, लेकिन अगर आपने कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मिस कर दिए, आपके मार्क्स अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मतलब एक्सीलेंट मार्क्स नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे अपना टॉपिक है कि फ्रीडम बिगिंस वेयर फियर एंड्स। अब इसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल थीम ये है कि जब भी फियर रहता है, फ्रीडम फ्रीडम की बिगिनिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि क्या हमेशा फियर इज़ फियर ऑलवेज अनडिज़ायरेबल। हम्म क्या फियर की कोई यूटिलिटी नहीं है? आप सोचो, जस्ट थिंक। ठीक है, तो फियर की यूटिलिटी बिल्कुल है। अगर फियर नहीं होगा तो फिर एनार्की आ जाएगी फिर, है ना। माइट इज़ राइट वाला एक कॉन्सेप्ट जो है वो फिर रियलिटी बनने लग जाएगा। फिर वो एनार्की आ जाएगी, लॉलेसनेस जिसको हम कहते हैं। और अनएथिकल चीज़ें हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स है, और मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, ये सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली जितने भी इमोरल एक्ट्स हैं वो फिर बढ़ जाएंगे। सोसाइटी को गवर्न करना, नेशंस और इंटरनेशनल लेवल पे नेशंस को गवर्न करना, मतलब बहुत गवर्न हो नहीं पाएंगे बेसिकली, अगर फियर ख़त्म हो जाएगा तो। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल रोल भी है फियर का, गवर्नेंस वाला रोल है बेसिकली। और सोसाइटी को एक सस्टेनेबल तरीके से उसको चलाना, उसका बहुत बड़ा रोल है फियर का। हम्म ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके अलावा फिर आप ये देखो कि अगर फियर ख़त्म हो जाता है ना, या फिर अगर फ्रीडम रियलाइज़ नहीं हो पाती है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहेंगे उसके। बेसिकली जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये एक इस कीवर्ड के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, चैलेंजेस हैं, कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन रियलाइजिंग द फ्रीडम्स और इन ओवरकमिंग द फियर्स। उन चैलेंजेस को एड्रेस करो अच्छे से। उसको एड्रेस करने के बाद देखो सजेशंस भी हैं।
अगर आप सजेशंस दे सकते हो किसी चीज़ की और आप चैलेंजेस बताने के बाद, तो ये दिखाता है कि आप उसको एक वेल राउंडेड तरीके से आप चीज़ें देखते हो। ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जो विज़िबल है सिर्फ़ वही चीज़ें आप देख पाते हो। जो चीज़ें इनविज़िबल हैं, आप वो भी समझते हो। आप जो नुआंसेस हैं किसी टॉपिक के या लाइफ़ के, वो भी समझते हो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप काउंटर पर्सपेक्टिव बताओ, कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, चैलेंजेस बताओ, सजेशंस बताओ। इससे ये दिखता है कि यू हैव ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। हुँ, ये बहुत एक अच्छी इमेज कन्वे करता है एग्ज़ामिनर को। इससे आपके मार्क्स इम्प्रूव होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है? ये 3 कीवर्ड्स थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए अगर आपको एसए की प्रिपरेशन या फिर आपको एसए में मार्क्स इम्प्रूव करने हैं, तो ये 3 कीवर्ड्स को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो, तो आप किसी भी ऐसे टॉपिक को अच्छे से एनालाइज़ कर पाओगे। दूसरी चीज़ है कि आपने समझ तो लिया एसए को, लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर वो समझने का फिर कुछ ज़्यादा सेंस बनेगा नहीं। हुँ। तो आई हैड डिसाइडेड कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एन एसे इज़, एसे को अप्रोच कैसे करना है, आई डिसाइडेड कि मुझे इसकी प्रैक्टिस भी डेली करनी है। क्योंकि अगर मैं डेली प्रैक्टिस करूँगा तो फिर वो मुझे एक स्किल्स बेसिकली स्किल्स डेवलप हो जाएँगी कि किसी भी टॉपिक को मैं अच्छे से डील कर सकता हूँ फिर। कितना भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हो और कितना भी बेकार टॉपिक हो, आई विल परफॉर्म बेटर। हुँ। और ये स्किल्स डेवलप हो जाएँगी मेरे पास कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन की बिगिनिंग कैसे होनी चाहिए, ट्रांजिशंस कैसे होने चाहिए पूरे एस्से में, एग्ज़ाम्पल्स क्या होने चाहिए, कौन-कौन से फिलॉसफर्स हैं जो मुझे यूज़ करने हैं और कौन-कौन से डायमेंशंस हैं, या जो भी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं वो सारी चीज़ें। और फिर कंक्लूजन किस तरह से लिखना चाहिए। सो आई डिसाइडेड कि मैं प्रैक्टिस करूँगा, डेली प्रैक्टिस करूँगा। मतलब मेरा ये था कि मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता था, ठीक है? तो इट टुक मी अबाउट 30-40 मिनट्स। तो एक टॉपिक मैं चूज़ करता था निकलने से पहले वॉक पे। एक टॉपिक कोई चूज़ कर लिया, पीवाईक्यू या फिर कोई भी टॉपिक, और उसको फिर मैं अच्छे से उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था, वो 30-40 मिनट में। हुँ। तो और ये मैंने डेली किया, मतलब कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आई यूज्ड टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर 30-40 मिनट्स। इनिशियली 30-40 मिनट्स लगते थे, फिर बाद में टाइम कम हो जाता है, तो 15-20 मिनट में भी आपका आराम से हो जाएगा और एक बढ़िया तरीके से आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी। इसी ने मुझे हेल्प किया एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, और तभी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की थी। उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस नहीं की। व्हेन आई स्कोर्ड 159 मार्क्स, मुझे लगा कि मतलब आई हैव अंडरस्टूड थिंग्स और जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद फिर मैंने आई नेवर डिड प्रिपरेशन फॉर एसे, एंड स्टिल आई गॉट 144-135 मार्क्स इन माय एसे पेपर। ठीक है? तो दिस वाज द अप्रोच दैट आई यूज्ड। हम्म और इसी अप्रोच से आपको भी हेल्प मिलेगी। ठीक है? और अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको ये नहीं पता कि ऐसे लिखना कैसे होता है, और आपको एबीसीडी भी नहीं पता है ऐसे की, तो ये आपको हेल्प करेगा। और जो लोग स्टक हैं, मतलब जिनके 80s में या फिर 80 टू 100 मार्क्स जिनके आते हैं, ठीक है, जो लोग इस रेंज में स्टक हैं, ये उनको भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। और जो लोग भी अपने मार्क्स को फर्दर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, 130 प्लस 140 प्लस, उनको भी ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वॉच इस वीडियो ट्वाइस और थ्राइस, आपको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में भी, मतलब जो मैं वीडियोस आगे बनाऊँ, उसमें आई ट्राई टू एड्रेस द कॉमन डाउट्स ऑफ एस्पिरेंट्स रिगार्डिंग एसे। बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है उनको एड्रेस करना, सो दैट आप जो है अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सको। ठीक है? ओके, थैंक यू।